नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं हम देखेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखेंगे। 10-10 क्वेश्चन करके देखेंगे। बेसिकली ये एक यूकेपीएससी का पेपर है जो कि इसमें हम जो टोटल क्वेश्चनों का 10-10 क्वेश्चन करके हम देखेंगे और इसका जो भी विस्तृत होगा उन जानकारियों को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो अब क्या है कि जैसा आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प आपको जो सही नहीं है वो बताना है। अब सही नहीं है तो देखो, इसमें जो पहला आपका जो ऑप्शन है ए, वह है कि अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, यानी कि ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है। फिर अगला, महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है वो भी ठीक है। आपका संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का अधिकार है, ये वैसे नहीं है अधिकार। आपका सी ऑप्शन है, महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है। एक्चुअली सभी सदस्यों को मत का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रकार से क्या होती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी सदस्यों का मत का अधिकार तो होता है लेकिन ज़रूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि मत का अधिकार, सदस्यों को मत देने का अधिकार सभी को नहीं है, यानी कि आपका ए भी सही है, आपका बी भी सही है और आपका डी भी सही है। जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, महाभियोग प्रस्ताव में सभी संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार होना जरूरी नहीं है। अब थोड़ा सा हम इस पर और चर्चा कर लें महाभियोग के बारे में। तो क्या होता है कि जो महाभियोग का आरोप होता है वो सदन के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। वो कोई भी सदन हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकती है और वो लोकसभा भी हो सकता है। लेकिन जब ये आरोप हम सदन में ले आते हैं, उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है उसको 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है। फिर बात आती है कि यदि हम इसमें एक विशेष बहुमत की बात करें, जो प्रस्ताव को जो सदन होता है उसके कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से वो चीज़ पारित हो जानी चाहिए। फिर इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट, इसमें जांच भी होती है। जरूरी ना हो कि भैया एक सदन ने प्रस्ताव पारित किया, दूसरा सदन उसे क्या कर सकता है, उस पर जांच कर सकता है कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये सही है या नहीं है, यानी कि उसमें दूसरा सदन जांच भी कर सकता है। फिर यह है, यदि सिद्ध हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में यदि वो पास हो जाता है तो फिर इसमें क्या है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा उसमें जो हमारी संसद होती है उसके दोनों जो सदन होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या आपका राज्यसभा हो, साथ में जो हमारी विधानसभाएं होती हैं, जो उसमें विधानसभा में हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के उसमें वोटिंग करते हैं। लेकिन जब महाभियोग प्रस्ताव होता है तो इसमें राज्य विधानसभाओं में महाभियोग में भाग ये नहीं लेती है। तो ये आपको मैंने राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से रिलेटेड लगभग सभी बातें आपको बता दी हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत का जो संविधान है अनुच्छेद न्यायालय में अपने निर्णयों की आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका राइट आंसर है, यदि मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है 137, यानी कि अनुच्छेद 137। अब हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 137 में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, जो आर्टिकल 137 होता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय यानी कि आदेशों की समीक्षा के रूप में इसे जाना जाता है। जो भी उच्चतम न्यायालय की पिछली न्यायिक कार्रवाई होती हैं उनकी समीक्षा का शक्ति ये प्रदान करता है। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या आर्टिकल 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उच्चतम न्यायालय को लगता है कि उसके द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय या दिया गया कोई भी आदेश, कोई भी फैसला गलत है,
तो वह उस पर फिर से विचार कर सकता है या उसे बदल सकता है। यानी कि कहें तो यह शक्ति न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय सही और निष्पक्ष तरीके से दिया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वर द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीजें होगी। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि और आर्टिकल क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें केवल खाली क्वेश्चनों को नहीं देख रहे हैं कि उनके क्या राइट आंसर हैं, हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो ऑप्शन किससे रिलेट करते हैं और उन ऑप्शनों का क्या है। अब बात आता है, यदि हम इसमें आर्टिकल 13 की बात करें, 13 की बात करें, तो जो 13 जो है वो एक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, के साथ उनका उल्लंघन करता है, वो मतलब एक प्रकार से जीरो मान लिया जाएगा। यदि हम इसमें बात करें, जो समीक्षा के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिससे अदालतों कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, और यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसे अमान्य भी घोषित कर सकती है। तो जो आपका आर्टिकल 13 है, यानी कि अनुच्छेद जो 13 है, इसमें क्या होता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, शून्यता का सिद्धांत है। शून्यता का सिद्धांत का मतलब है, जीरो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये होता है, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है तो उसे शून्य घोषित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह कानून प्रभावी नहीं होगा। इसमें एक ये भी है कि अधिग्रहण का सिद्धांत। अधिग्रहण का मतलब यहाँ पर है, यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शुरू से ही अमान्य नहीं होता है, बल्कि उसे केवल अपरिवर्तनीय होता है। तो ये चीज़ें हैं हमारी आर्टिकल 13 से रिलेटेड, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें अगला जो मतलब ऑप्शन था, इसमें हम आर्टिकल 137 की बात कर चुके हैं, हम आर्टिकल 13 की भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40। आर्टिकल जो 40 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से का हिस्सा है। यह राज्य को जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है, ऐसा है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था होती है उनको स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में निर्णय लेने और विकास की योजनाओं को लागू करने में सक्षम हों। यदि हम इसमें बात करें कि इसके क्या प्रावधान हो सकते हैं, जो आपका आर्टिकल 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन से रिलेटेड है, स्वशासन की जो इकाइयां होती हैं उससे रिलेटेड है, और सशक्तिकरण, जो भी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्रों में विकास और कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकें। आपको पता है जो भी ग्राम पंचायतें वगैरह होती हैं, ये हमारी सबसे निचली एक इकाई होती है जहाँ से हम इन गाँव के स्तर की, तो इसमें इसका जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है, या कहीं उसको सरपंच वगैरह भी कहते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल अनुच्छेद था। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 40 है वो राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, और यह जो है ग्राम पंचायतें जो भी हमारी संगठित और उनके स्वशासन इकाइयों के रूप में जो भी उनको शक्तियाँ वगैरह प्रदान करता है, ऐसा 40 में कहा गया है। अब बात करते हैं, इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 141 यानी कि आर्टिकल 141। ये क्या है, जो आर्टिकल 141 है यानी कि 141 है, इसमें क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून को भारत के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी बनाना है। यानी कि इसको यदि कुल हम कहें इस तरीके से, तो इसका महत्व क्या है कि जो कानून की जो एक रूपता है, यानी कि कानून की जो व्याख्या जो कार्यान्वयन है वो एक रूप से बना रहे, स्थिरता रहे, कानूनी प्रणाली में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे क्या होते हैं, यदि हम यहाँ पर कोर्ट की बात करें तो जैसे हमारे जिला कोर्ट होती है, उसके बाद हम यहाँ पर उससे निचले हम बात करें तो तहसील और आपका मतलब मजिस्ट्रेट होता है, फिर हम जिला कोर्ट की बात करते हैं, फिर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, फिर सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि लास्ट फाइनल जो भी वहाँ से डिसीजन आता है वो फिर सभी के लिए बाध्यकारी यानी कि हो जाता है। तो न्यायिक अधिकार भी है, सबको अधिकार बनाए रखना है, सुनिश्चित करता है कि फैसले सभी के लिए मान्य हो। ठीक है, कानून का समान अनुप्रयोग होना चाहिए, यानी कि वो बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यदि कहें तो
141 जो है सर्वोच्च न्यायालय को देश की न्यायिक प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून पूरे देश में समान रूप से लागू। तो हमारा ये भी हो गया। इसीलिए हम जो यहाँ पर इसीलिए हम 10 क्वेश्चनों को लेके चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी आपके उसमें मल्टीपल जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसमें हर कोई किसी की भी हम तैयारी कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि राइट आंसर तो आपका 137 है, जैसे हम बात करें राइट आंसर 137 है, लेकिन आपका जैसे इसका राइट आंसर आपका 137 है, लेकिन हमें अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि हमें वो क्वेश्चन पता है तो हम उसमें 137 पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन यदि हमें चारों ऑप्शनों के बारे में नॉलेज है कि आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 141 क्या है, तो हमें यहाँ पर मतलब ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ हम आर्टिकल 137 को ही अपना राइट आंसर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें चारों ऑप्शनों के बारे में पता है। तो हम जब भी कहीं भी तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैंने देखा है वो क्या करते हैं, एक मतलब क्वेश्चन जो भी उनके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक ऑप्शन को वो बताते हैं, थोड़ा सी उनके बारे में बताते हैं और उसके बाद वो आगे क्वेश्चन में। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको सभी ऑप्शनों के बारे में पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन हैं, वो 4 ऑप्शन किस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो यहाँ पर हम अपना तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो निम्नलिखित में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। अब ऐसा होगा कि इसमें 3 तो ऐसे होंगे जिन्होंने कार्य किया होगा, एक ऐसा होगा जिन्होंने कार्य नहीं किया होगा। अब उसके लिए आपको चारों के बारे में पता होना जरूरी है कि वो 4 के 4 लोग क्या हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भगवती की, पहले तो इनका नाम है PN भगवती का जो पूरा नाम है वह है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, इनका पूरा नाम है। दूसरा, इनका जन्म जो है वो 21 दिसंबर 1921 गुजरात में हुआ था। यदि इनके बात करें तो ये भारत के चीफ जस्टिस हैं, मतलब ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और कब से कब तक रहे हैं, 1985 से 1986 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन? न्यायमूर्ति PN भगवती। और यदि इनको अवार्ड की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। तो ये आपका क्लियर है। उसके बाद है आपका अगला ऑप्शन है बी जो ऑप्शन है, यानी कि न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन। तो इनका जो पूरा नाम है, इनका नाम है कोनकुपकतिल गोपीनाथन बालाकृष्णन। ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। यदि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 मई 1945 को हुआ था। यदि इनकी बात करें तो ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो 2007 से 2010 के बीच में रहे हैं, और तब जो राष्ट्रपति थे वो APJ अब्दुल कलाम थे। यदि हम इस चीज़ को भी देखें तो इनका ये था। अब अगला है आपका हमारा है सी ऑप्शन न्यायमूर्ति BR कृष्णन। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर जो है वो आपका यही है, यानी कि न्यायमूर्ति BR कृष्णन जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं। लेकिन जो N श्रीकृष्णन थे इनका जन्म भी 21/5/1941 को हुआ था। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से LLB और LLM किया और इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में इन्होंने वहाँ पर कार्य किया, यानी कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति RM लोढ़ा। जो RM लोढ़ा थे, ये इनका पूरा नाम राजेंद्र मल लोढ़ा था। ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी कि 2014 से 2000 मतलब ये 1 साल के लिए ही भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1949 को जोधपुर में हुआ था। यानी कि न्यायमूर्ति PN भगवती भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। न्यायमूर्ति RM लोढ़ा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनमें से राइट आंसर है न्यायमूर्ति BR कृष्णन, जो कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, लेकिन ये बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अब यदि हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से भारत सरकार का, क्या क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं हम देखेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखेंगे, 10-10 क्वेश्चन करके देखेंगे। बेसिकली ये एक यूकेपीएससी का पेपर है, जो कि मतलब इसमें हम जो टोटल क्वेश्चनों का 10-10 क्वेश्चन करके हम देखेंगे, और इसका जो भी विस्तृत होगा उन जानकारियों को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो अब क्या है कि जैसा आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प आपको जो सही नहीं है वो बताना है। अब सही नहीं है तो देखो, इसमें जो पहला आपका जो ऑप्शन है ए, वह है कि अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, यानी कि ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है। फिर अगला, महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है वो भी ठीक है। आपका संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का अधिकार है, ये वैसे नहीं है अधिकार। आपका सी ऑप्शन है महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है। एक्चुअली सभी सदस्यों को मत का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रकार से क्या होती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी सदस्यों का मत का अधिकार तो होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि मत का अधिकार, सदस्यों को मत देने का अधिकार सभी को नहीं है। यानी कि आपका ए भी सही है, आपका बी भी सही है और आपका डी भी सही है। जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, महाभियोग प्रस्ताव में सभी संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार होना जरूरी नहीं है। अब थोड़ा सा हम इस पर और चर्चा कर लें महाभियोग के बारे में। तो क्या होता है कि जो महाभियोग का आरोप होता है वो सदन के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। वो कोई भी सदन हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकती है और वो लोकसभा भी हो सकता है। लेकिन जब ये आरोप हम सदन में ले आते हैं, उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है उसको 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है। फिर बात आती है कि यदि हम इसमें एक विशेष बहुमत की बात करें, जो प्रस्ताव को जो सदन होता है उसके कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से वो चीज़ पारित हो जानी चाहिए। फिर इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट, इसमें जांच भी होती है। जरूरी ना हो कि भैया एक सदन ने प्रस्ताव पारित किया, दूसरा सदन उसे क्या कर सकता है, उस पर जांच कर सकता है कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये सही है या नहीं है, यानी कि उसमें दूसरा सदन जांच भी कर सकता है। फिर यह है, यदि सिद्ध हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में यदि वो पास हो जाता है तो फिर इसमें क्या है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा उसमें जो हमारी संसद होती है उसके दोनों जो सदन होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या आपका राज्यसभा हो, साथ में जो हमारी विधानसभाएं होती हैं, जो उसमें विधानसभा में हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के उसमें वोटिंग करते हैं। लेकिन जब महाभियोग प्रस्ताव होता है तो इसमें राज्य विधानसभाओं में महाभियोग में भाग ये नहीं लेती है। तो ये आपको मैंने राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से रिलेटेड लगभग सभी बातें आपको बता दी हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत का जो संविधान है अनुच्छेद न्यायालय में अपने निर्णयों की आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका राइट आंसर है, यदि मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है 137, यानी कि अनुच्छेद 137। अब हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 137 में और क्या क्या चीज़ें हैं।
देखो जो मतलब आर्टिकल 137 होता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय यानी कि आदेशों की समीक्षा के रूप में इसे जाना जाता है। जो भी उच्चतम न्यायालय की पिछली न्यायिक कार्रवाई होती हैं उनकी समीक्षा का शक्ति ये प्रदान करता है। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या आर्टिकल 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उच्चतम न्यायालय को लगता है कि उसके द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय या दिया गया कोई भी आदेश, कोई भी फैसला गलत है, तो वह उस पर फिर से विचार कर सकता है या उसे बदल सकता है। यानी कि कहें तो यह शक्ति न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय सही और निष्पक्ष तरीके से दिया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वर द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होगी। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि और आर्टिकल क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें केवल खाली क्वेश्चनों को नहीं देख रहे हैं कि उनके क्या राइट आंसर हैं, हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो ऑप्शन किससे रिलेट करते हैं और उन ऑप्शनों का क्या है। अब बात आता है, यदि हम इसमें आर्टिकल 13 की बात करें, 13 की बात करें, तो जो 13 जो है वो एक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, के साथ उनका उल्लंघन करता है, वो मतलब एक प्रकार से जीरो मान लिया जाएगा। यदि हम इसमें बात करें, जो समीक्षा के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिससे अदालतों कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, और यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसे अमान्य भी घोषित कर सकती है। तो जो आपका आर्टिकल 13 है, यानी कि अनुच्छेद जो 13 है, इसमें क्या होता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, शून्यता का सिद्धांत है। शून्यता का सिद्धांत का मतलब है, जीरो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये होता है, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है तो उसे शून्य घोषित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह कानून प्रभावी नहीं होगा। इसमें एक ये भी है कि अधिग्रहण का सिद्धांत। अधिग्रहण का मतलब यहाँ पर है, यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शुरू से ही अमान्य नहीं होता है, बल्कि उसे केवल अपरिवर्तनीय होता है। तो ये चीज़ें हैं हमारी आर्टिकल 13 से रिलेटेड, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें अगला जो मतलब ऑप्शन था, इसमें हम आर्टिकल 137 की बात कर चुके हैं, हम आर्टिकल 13 की भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40। आर्टिकल जो 40 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से का हिस्सा है। यह राज्य को जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। ऐसा है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था होती है उनको स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में निर्णय लेने और विकास की योजनाओं को लागू करने में सक्षम हों। यदि हम इसमें बात करें कि इसके क्या प्रावधान हो सकते हैं, जो आपका आर्टिकल 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन से रिलेटेड है, स्वशासन की जो इकाइयां होती हैं उससे रिलेटेड है, और सशक्तिकरण, जो भी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्रों में विकास और कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकें। आपको पता है जो भी ग्राम पंचायतें वगैरह होती हैं, ये हमारी सबसे निचली एक इकाई होती है जहाँ से हम इन गाँव के स्तर की, तो इसमें इसका जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है, या कहीं उसको सरपंच वगैरह भी कहते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल अनुच्छेद था। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 40 है वो राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, और यह जो है ग्राम पंचायतें जो भी हमारी संगठित और उनके स्वशासन इकाइयों के रूप में जो भी उनको शक्तियाँ वगैरह प्रदान करता है, ऐसा 40 में कहा गया है। अब बात करते हैं, इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 141 यानी कि आर्टिकल 141। ये क्या है, जो आर्टिकल 141 है यानी कि 141 है, इसमें क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून को भारत के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी बनाना है। यानी कि इसको यदि कुल हम कहें इस तरीके से, तो इसका महत्व क्या है कि जो कानून की जो एक रूपता है, यानी कि कानून की जो व्याख्या जो कार्यान्वयन है वो एक रूप से बना रहे, स्थिरता रहे, कानूनी प्रणाली में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे क्या होते हैं, यदि हम यहाँ पर कोर्ट की बात करें तो जैसे हमारे जिला कोर्ट होती है, उसके बाद हम यहाँ पर उससे निचले हम बात करें तो तहसील और आपका
मतलब मजिस्ट्रेट होता है, फिर हम जिला कोर्ट की बात करते हैं, फिर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, फिर सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि लास्ट फाइनल जो भी वहाँ से डिसीजन आता है वो फिर सभी के लिए बाध्यकारी यानी कि हो जाता है। तो न्यायिक अधिकार भी है, सबको अधिकार बनाए रखना है, सुनिश्चित करता है कि फैसले सभी के लिए मान्य हो। ठीक है, कानून का समान अनुप्रयोग होना चाहिए, यानी कि वो बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यदि कहें तो 141 जो है सर्वोच्च न्यायालय को देश की न्यायिक प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून पूरे देश में समान रूप से लागू। तो हमारा ये भी हो गया। इसीलिए हम जो यहाँ पर इसीलिए हम 10 क्वेश्चनों को लेके चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी आपके उसमें मल्टीपल जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसमें हर कोई किसी की भी हम तैयारी कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि राइट आंसर तो आपका 137 है, जैसे हम बात करें राइट आंसर 137 है, लेकिन आपका जैसे इसका राइट आंसर आपका 137 है, लेकिन हमें तब हम अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि हमें वो क्वेश्चन पता है तो हम उसमें 137 पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन यदि हमें चारों ऑप्शनों के बारे में नॉलेज है कि आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 141 क्या है, तो हमें यहाँ पर मतलब ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ हम आर्टिकल 137 को ही अपना राइट आंसर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें चारों ऑप्शनों के बारे में पता है। तो हम जब भी कहीं भी तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैंने देखा है वो क्या करते हैं, एक मतलब क्वेश्चन जो भी उनके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक ऑप्शन को वो बताते हैं, थोड़ा सी उनके बारे में बताते हैं और उसके बाद वो आगे क्वेश्चन में। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको सभी ऑप्शनों के बारे में पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन हैं, वो 4 ऑप्शन किस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो यहाँ पर हम अपना तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो निम्नलिखित में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। अब ऐसा होगा कि इसमें 3 तो ऐसे होंगे जिन्होंने कार्य किया होगा, एक ऐसा होगा जिन्होंने कार्य नहीं किया होगा। अब उसके लिए आपको चारों के बारे में पता होना जरूरी है कि वो 4 के 4 लोग क्या हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भगवती की, पहले तो इनका नाम है PN भगवती का जो पूरा नाम है वह है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, इनका पूरा नाम है। दूसरा, इनका जन्म जो है वो 21 दिसंबर 1921 गुजरात में हुआ था। यदि इनके बात करें तो ये भारत के चीफ जस्टिस हैं, मतलब ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और कब से कब तक रहे हैं, 1985 से 1986 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन? न्यायमूर्ति PN भगवती। और यदि इनको अवार्ड की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। तो ये आपका क्लियर है। उसके बाद है आपका अगला ऑप्शन है बी जो ऑप्शन है, यानी कि न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन। तो इनका जो पूरा नाम है, इनका नाम है कोनकुपकतिल गोपीनाथन बालाकृष्णन। ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। यदि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 मई 1945 को हुआ था। यदि इनकी बात करें तो ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो 2007 से 2010 के बीच में रहे हैं, और तब जो राष्ट्रपति थे वो APJ अब्दुल कलाम थे। यदि हम इस चीज़ को भी देखें तो इनका ये था। अब अगला है आपका हमारा है सी ऑप्शन न्यायमूर्ति BR कृष्णन। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर जो है वो आपका यही है, यानी कि न्यायमूर्ति BR कृष्णन जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं। लेकिन जो N श्रीकृष्णन थे इनका जन्म भी 21/5/1941 को हुआ था। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से LLB और LLM किया और इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में इन्होंने वहाँ पर कार्य किया, यानी कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति RM लोढ़ा। जो RM लोढ़ा थे, ये इनका पूरा नाम राजेंद्र मल लोढ़ा था। ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी कि 2014 से
2000 मतलब ये 1 साल के लिए ही भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और इनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1949 को जोधपुर में हुआ था। यानी कि न्यायमूर्ति PN भगवती भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। न्यायमूर्ति RM लोढ़ा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनमें से राइट आंसर है न्यायमूर्ति BR कृष्णन, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, लेकिन ये बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अब यदि तो इसी क्रम में हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गृह मंत्रालय। देखो, जो राजभाषा अधिनियम 1963 है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, जो हमारी हिंदी है उसका प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को जो है वो लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, जो राजभाषा अधिनियम 1963 है इसमें भारत सरकार में जितने भी कामकाज होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी का उपयोगों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में क्या होता है कि जो भी प्रावधान लागू करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को दी गई। अब क्या होते हैं कि राजभाषा जो विभाग है इसके कुछ मुख्य कार्य हैं। जैसे क्या कार्य हैं, राजभाषा अधिनियम और नियमों को लागू करना, हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना का एक संचालन करना, हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्यों का समन्वय करना, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का संचालन करना और संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामलों को देखना। ये हमारा जो राजभाषा अधिनियम 1963 था इससे रिलेटेड है। तो फिर हम इसमें आगे हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो है कि भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन है? तो जो भारत सरकार का मुख्य लेखांकन का जो सलाहकार होता है, अब इसमें क्या है, जो आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG, एक है वित्त मंत्री, एक है भारत का रिजर्व बैंक के गवर्नर, दूसरा है महालेखा नियंत्रण CGA। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें थोड़ा सा सेम है, एक तो है CGA, एक क्या है, एक है CAG और एक है CGA। अब देखो हम थोड़ा सा बात कर लें CAG और जो CGA है इनमें अंतर क्या होता है। CAG और जो CGA होते हैं ये दोनों ही भारत सरकार की वित्तीय मामलों से संबंधित है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड है ये। इनका जो इनमें जो मुख्य अंतर है वो क्या है, जो CAG है यानी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार के सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट करता है, जबकि जो आपका CGA है, जो CGA है यानी महालेखा नियंत्रक, ये केंद्र सरकार के लिए मुख्य लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यानी कि हम यहाँ से समझ में आ गया, जो आपका कैग है यानी कि जो CAG है ये आपका क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलता है। आपको ये अनुच्छेद भी यहाँ पर नोट करना है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है यानी कि CAG है, इसका संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है, तो यह है अनुच्छेद 148। यदि हम CAG की स्वतंत्रता की बात करें या इंडिपेंडेंट की बात करें तो CAG एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि जो CAG है वो सरकार के अधीन काम नहीं करती है। जो इसकी लेखा परीक्षा है यानी कि जो हम कह रहे हैं महालेखा परीक्षक, यदि CAG केंद्र और राज्य सरकारों के सभी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों के खातों का ऑडिट करता है। यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका PSU सेक्टर के यूनिट हैं जो जिसका सरकार के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका एक प्रकार से ऑडिट वगैरह करने का काम आपका CAG द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री के बारे में आप सबको पता ही है, जो वित्त मंत्री होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही जो वित्त मंत्री है वो कैबिनेट
मंत्री के रूप में, उसको वित्त मंत्री के रूप में माना जाता है, यानी कि वो एक प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है और उसको वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है, वो वित्त मंत्री है। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई आपको पता ही है कि जो भी आपका जितने भी बैंक वगैरह होते हैं इनकी एक रेगुलेटिंग बॉडी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर CGA की। CGA क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये भी वित्त से रिलेटेड ही है, लेकिन ये क्या है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका जो लेखा सलाहकार है CGA केंद्र सरकार के लिए मुख्य लेखा सलाहकार के रूप में होता है और सरकार के सभी वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब भी रखता है। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो CGA केंद्र सरकार के लिए लेखांकन नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के खाते सही ढंग से रखे जाएं। तो ये भी जो भी आपके मतलब केंद्र सेंटर वगैरह में जो भी आपके ये सांसद हो गए, आपके राष्ट्रपति वगैरह, इनका जो भी पेंशन वितरण वगैरह का है, तो ये भी मतलब ये भी कार्य जो है आपका CGA के द्वारा जो आपका CGA है इसके द्वारा किया जाता है। और CGA जो है वो CAG के साथ मिलकर काम करता है ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के सभी जो अकाउंट वगैरह हैं, सभी जो खाते हैं वो ढंग से किए जाएं, जिससे कि ऑडिट में कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम चलते हैं अब 6 क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? अब जो हमारा है ये क्या कह रहे हैं कि जो भी मतलब पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं होती है उनको जो समाकीकृत करने का जो काम है वो किसका है? जो इसका राइट आंसर है वो है इसमें अनुच्छेद 243 ZD, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अब 243 का जो ZD है वो क्या है? यानी कि जो जिला योजनाएं समिति होती है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, DPC की स्थापना का प्रावधान करता है। यह समिति जिले के समग्र विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत करती है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इस अनुच्छेद में इस चीज का जिक्र किया गया है। यह समिति जिले के भीतर पंचायतों, नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समाकीकृत करेगी। समिति का मुख्य कार्य जिले के लिए एक समग्र विकास योजना का मसौदा तैयार करना है। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि विकास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जरूरत को शामिल किया जाए। जिला योजना समिति गठन और सदस्यों के चुनाव के तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि संक्षेप में हम इस पूरे को देखें तो जो अनुच्छेद 243 का ZD है ये जिला योजना समितियों के गठन के माध्यम से स्थानीय सरकार पर नियोजन प्रक्रियाओं को मजबूत करने और जिले के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का एक प्रयास करने का है। ये प्रावधान है आपका 243 ZD में। यदि हम इसमें और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 243 ZA, तो जो अनुच्छेद 243 का Z वाला है ये क्या है? ये भारतीय संविधान का ही एक हिस्सा है और नगर पालिकाओं के जो भी चीज़ें हैं, नगर पालिकाओं के जो भी अकाउंट से रिलेटेड है उनका रखरखाव, लेखा परीक्षा से संबंधित और जो राज्य विधानमंडल को कानून बनाकर नगर पालिकाओं के जो भी अकाउंट के जो मैनेजमेंट होता है, जो ऑडिटिंग के संबंध में जो भी प्रावधान का अधिकार ये आपका 243 ZA देता है। इसका जो मुख्य प्रावधानों की बात करें जो अनुच्छेद 243 की, तो राज्य में विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं द्वारा जो भी अकाउंट हैं उनको मैनेज करेगा और ऐसे खातों को लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान के लिए कर सकता है। राज्य विधानमंडल को स्थानीय आवश्यकताएं उपलब्ध संस्थागत जो एक स्ट्रक्चर है आधार पर उचित व्यवस्था करने की स्वतंत्रता भी देता है और इससे यह सुनिश्चित करना है कि नगर पालिकाएं अपने वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोई राज्य सरकार है कानून पारित कर सकती है जो नगर पालिकाओं को हर साल अपने जो भी अकाउंट का ऑडिट करने और एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता हो, ये हमें 243 अनुच्छेद के तहत बताया गया है। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद है इसमें 243 का ZB। तो ये भी क्या है?
अनुच्छेद है तो संविधान का ही हिस्सा होगा। तो इसमें क्या है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो नगर पालिका है, एक है जैसा आपने देखा होगा 243 जो जेड है वो एक नगर पालिकाओं के लिए। आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत है इसमें क्या होते हैं, कुछ राज्य होते हैं, कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी की थोड़ा सा चीज़ें अलग हिसाब से चलती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे यूटी होती है उनमें जो भी नगर पालिका होती है, ये जो अनुच्छेद है उनसे रिलेटेड है। यह क्या है, इसमें जो भी मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो सार्वजनिक अधिसूचनाओं के माध्यम से इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो संशोधन वगैरह हम कर सकते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेशों पर ही लागू होती है ये वाली आर्टिकल, और राष्ट्रपति को इनका संशोधन का अधिकार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको पता ही है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें राष्ट्रपति का यानी कि केंद्र का डायरेक्ट रहता है, यानी कि राष्ट्रपति का उसमें सबसे ज़्यादा इंटरफेयर रहता है। वहाँ पर एक उपराज्यपाल होते हैं जो कि राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करते हैं, और प्रशासक वगैरह होते हैं। तो यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसे चुनाव, चंडीगढ़ आपका मतलब यहाँ पर दिल्ली वगैरह को छोड़ के और जगह सब जगह इसी तरीके की चीज़ें हैं। जैसा आपने देखा होगा दिल्ली में मतलब विधानसभा भी है, और एक पुडुचेरी वगैरह में विधानसभा होती है। बाकी सब राज्य, सब केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं, लगते वो जहाँ विधानसभाएं होती हैं वहाँ भी ऐसी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें चीज़ें हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक 7वां क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अब क्या है कि जो हमारा क्या है कि मतलब हमने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी प्रावधान है कि एक ही मतलब उच्च न्यायालय होता है। जैसे आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो आपका चंडीगढ़ में है। तो ये कहाँ प्रावधान है इसको देखते हैं। देखो जो है आपका जो मतलब 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। यानी कि संसद जो है वो कानून 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो अब इसमें जो ऑप्शन है देखो, संसद द्वारा कानून पारित करके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके। देखो ये न भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से होता है, न भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है, या 2 या 2 से अधिक राज्य ये कह दें कि हम अपना हाईकोर्ट यहाँ बनाएंगे, तब भी नहीं होगा। ये होगा संसद द्वारा कानून पारित करके। यदि संसद हमारी लोकसभा राज्यसभा में ये पारित हो जाता है कि मतलब ये एक राज्य, 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट इस जगह पे होगा, तो ये चीज़ें आप फिर हो सकती हैं। तो मैंने बता दिया ये ऐसा 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा होगा। अब बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब जो हमारा जो मतलब क्या है कहने का मतलब, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है यानी कि NDMA कहते हैं इसको, ये पहले तो इसका जो राइट आंसर है इसमें वो है आपका गृह मंत्रालय। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। जैसे कि जो भी राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है इसको, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसका गठन जो हुआ, इसकी जो स्थापना हुई वो 2005 में आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत किया गया। इसका जो प्राथमिक प्रमुख उद्देश्य है वह है प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को विकसित करना, उनका कार्यान्वयन करना। NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसमें कई अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री और विशेषज्ञ भी
शामिल होते हैं। तो यानी कि जो हम बात करें NDMA का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपदा जोखिम को कम करना, आपदाओं के प्रति तैयारियों को बढ़ाना और आपदाओं के बाद प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है ताकि आपदा प्रबंधन के प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तो हमने यहाँ पर इन चीज़ों की बात कर ली। अब देखो, गृह मंत्रालय के अंतर्गत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वित्त मंत्रालय के अंदर वित्त से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें मतलब आती हैं। ये मंत्रालय हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में उद्योग वगैरह, ये नाम से ही स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर है वो आपका गृह मंत्रालय है। क्या है राइट आंसर आपका? वो है आपका गृह मंत्रालय। ठीक है भाई, अब है आपका 9वां क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पर जो हमारा है कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें क्या है कि जो हमारा अनुच्छेद 13 है उसमें विधि का संबंध जो है वो संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका उल्लंघन करने वाली विधियों से संबंधित है। इसमें संवैधानिक संशोधनों को भी शामिल नहीं किया गया है। यदि हम बात करें कि इसकी संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित स्थायी कानून विधि की परिभाषा है। राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून, किसी भी प्रत्यायोजित विधायन, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना जैसे वैधानिक उपकरण विधि की परिभाषा है। गैर विधायी कानून स्रोत जैसे कि कानून के समान मान्यता रखने वाला रिवाज या प्रथा, ये भी आपका विधि परिभाषित है। तो इसका मतलब यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और अनुच्छेद 13 इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है। देखो, विनियम है, ठीक है, आपका अधिसूचना भी है, यानी कि आपका शामिल नहीं है पूछ रहा है। आपका इसका ए होता है, 2 आपका विनियम होता है, तीसरा आपका क्या होता है? निर्देश होता है, ठीक है। और यानी कि जो इसका गलत आंसर है वो है आपका, जो नहीं होता है वो है आपका रूढ़िवादी। यहाँ पर जो रूढ़िवादी है वो यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, यानी कि ये वाला डी ऑप्शन इसका सही है। मतलब कहने का मतलब डी ऑप्शन है। 3 चीज़ें ये विधि में सम्मिलित हैं, रूढ़ि जो है वो विधि में सम्मिलित नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन की अपने। संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थाओं में किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया? तो यहाँ पर जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है ये क्या है कि जो आपकी एक थे DS भूरिया समिति की अनुशंसा पर 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विकास विस्तार अधिनियम पारित किया। तो क्या होता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायती राज थे ये इन्हें पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन यह संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि जो शेड्यूल्ड एरिया थी उनमें लागू नहीं होता था। इसलिए 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पारित किया गया, जिससे आमतौर पर पेशा अधिनियम यानी कि पेशा जो एक्ट था के रूप में जाना जाता है, यानी कि पेशा अधिनियम यानी कि पेशा एक्ट के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को DS भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पारंपरिक अधिकारों और स्वशासन को मान्यता
देता है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या है, दिलीप सिंह भूरिया समिति, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं DS भूरिया समिति। इसमें एक एक्ट है पेशा एक्ट, जो कि 73वें संविधान संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए लाया गया था। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें हमने हर ऑप्शन को विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आपने उन चीज़ों को देखा भी होगा। यदि आपको इसमें हमारी ओर से कोई गलती हो जाती है तो आप उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसी तरीके से वीडियो, जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, हम टॉपिक के हिसाब से बात करेंगे तो वो हमारा बात करने का तरीका एक अलग होगा, लेकिन हम यदि क्वेश्चनों को देखेंगे तो हम इसी तरीके से देखेंगे। हम केवल क्वेश्चन का चारों में से एक राइट आंसर नहीं बताएंगे, राइट आंसर बताने के साथ साथ चारों ऑप्शनों की पूरी डिटेल बताएंगे, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में यदि क्वेश्चन बदल के भी आता है या उन ऑप्शनों से रिलेटेड आता है तो आपको अच्छे से कर सकते हो। आपने अभी तक जो भी वीडियो देखी होगी वो कुछ ही चीज़ें उसमें बताते हैं, 1 या 2 चीज़ें बताते हैं, उसके बाद वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इसमें कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसमें पूरा विस्तार से यहाँ पर देखेंगे, चारों ऑप्शनों को देखेंगे, क्या हो सकता है, उस ऑप्शनों से रिलेटेड क्या पूरी डिटेल है उसको हम देखेंगे। इससे हमारी वीडियो, क्वेश्चन हमारे 10 ही होंगे, लेकिन हमें उस 10 क्वेश्चनों से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आए, मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो को लाऊं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, जिससे कि और अच्छे से मैं इस चीज़ को समझा पाऊं और अच्छे से बता पाऊं, जिससे कि जो चीज़ें मैंने अभी तक जितने भी YouTube पे वीडियो देखी, पढ़ाई की, उसमें समझाया अच्छी तरीके से जाता है। जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसको भी समझाया जाता है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन पेपर को किया जाता है तो उसमें एक तो क्वेश्चन मतलब उनके ऑप्शनों को सही या गलत बताया जाता है बस, और उसके बाद थोड़ा सा एक विशेष उस टॉपिक से रिलेटेड हल्की जानकारी। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि हम क्वेश्चन 10 करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चनों से हम ऐसे करेंगे कि आने वाले जो 25 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है आप उस 10 क्वेश्चनों के बिहाफ पे कर सको। तो थैंक यू।